तस्वीरें आ रही हैं वो परिवार के सदस्य और सब मंच पर हैं इस वक्त। परिवार के सदस्य विकास जो पवार परिवार का पूरा परिवार देखिए, एक एक करके परिवार का हर एक सदस्य तो एक एक करके इस समय उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहा है जहां पर अजित पवार का पार्थिव देह है और अंतिम संस्कार से पहले अंतिम नमन करने के लिए सब पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह को आप देखेंगे पीछे पहली पंक्ति में बैठे हुए, उनके साथ नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, जिनके साथ अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से जब देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली तो एकनाथ शिंदे, और ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। सुप्रिया सुले इस वक्त मंच पर लेकर आ रही हैं, उनकी माताजी साथ में हैं, और ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जाता देखना शायद सबसे मुश्किल घड़ी है और सबसे मुश्किल काम। और सुप्रिया सुले इस वक्त मंच पर हैं, अजीत पवार का पूरा परिवार इस वक्त मंच पर है। सबसे मुश्किल होता है आकस्मिक किसी का चला जाना और अलविदा कहने का समय भी ना मिले, तो फिर जब इस अंतिम संस्कार की विधि को निभाना पड़ता है तो शायद हमेशा, आज हम ज़रूर लिख रहे हैं अलविदा दादा, लेकिन उन्हें अलविदा कहने का समय कहाँ मिला? वो तो किसी को अलविदा कह नहीं पाए और ना ही कोई उन्हें अलविदा कह पाया। तो शायद इस दुख को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं इस तरह का आकस्मिक चला जाना। और सुबह किसी की बात भी नहीं हो पाई क्योंकि इतनी सुबह वो अपनी फ़्लाइट लेके पुणे मुंबई से रवाना हुए बारामती के लिए। जो बातचीत पता चली सुप्रिया सुले से, सुनेत्रा, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से, वो देर रात की एक दिन पहले की ही थी और किसी भी सदस्य ने उनसे सुबह सुबह बात नहीं कर पाए। तो इस बात का भी दुख ज़रूर होगा कि जाने से पहले उनसे बात नहीं हो पाई। बेटे जय और पार्थ यहीं थे दिल्ली में और शरद पवार साहब पुणे में थे, सब अलग अलग थे पूरा परिवार। और अजित दादा अपने पार्टी को और मजबूत करने के लिए 4 विधान परिषद के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रचार के लिए 4 सभाएं करने निकले हुए थे। जो 5 सदस्य थे, क्रू मेंबर थे, उसमें भी देखिए ज़्यादातर लोगों ने अपने परिवार से बात नहीं कर पाए जो उनके फैमिली मेंबर्स के बयान आए हैं। सांभवी पाठक जो कि एक और को पायलट थी, उसका ज़रूर अपनी दादी को एक हेलो का मैसेज था सुबह सुबह का, जब उसने फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले अपनी दादी को किया था। ज़्यादातर लोग बिना बातचीत किए अपने परिवार के सदस्यों से अंतिम यात्रा के लिए निकल गए। देखिए, जिस बारामती से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ उसी बारामती में आकर अंत हुआ, ये भी अपने आप में देखिए किस तरह की विडंबना है। और इसी के साथ जिस चुनाव निशान घड़ी, जिस चुनाव निशान के साथ उन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया, उसी निशान से उनकी पहचान हुई। ये भी सोचिए कैसी विडंबना है। और तेजश्री हमारे साथ बनी हुई हैं। तेजश्री, हम देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय है, पूरा परिवार इस वक्त मंच पर है, लेकिन इनको तो हम पहचानते हैं, उन्हें नहीं पहचानते जो लाखों की भीड़ में वहाँ जुटे हैं, लेकिन उनके लिए भी दुख उतना ही बड़ा है। तेजश्री, ज़रा बताएं वहाँ। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको बताते हैं जहां पर अंतिम संस्कार होना है उससे कुछ दूरी पर मेरी मौजूदगी है और यहां पर अब भी लोग आने से रुक नहीं रहे हैं। तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जिस तरह से जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वहां पर से लेकर उस पूरे मैदान तक जहां पर अंतिम संस्कार होना है, जहां पर अजित पवार पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं, वहीं पर से ये पूरे रास्ते पर आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम, जो लोगों की भीड़ है वो लगातार पूरी तरह से नज़र आपको यहाँ पर आ रही होगी। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि परिवार वाले तो वहाँ पर स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, सुनेत्रा पवार है वहाँ पर, आपको जय पवार नज़र आएंगे,
पार्थ पवार नजर आएंगे, शरद पवार नजर आएंगे, लेकिन ये तमाम वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो अजित पवार को अपना परिवार मानते थे। और साथ ही साथ स्टेज के पास हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर भी हैं, वो सब भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो हम सुन रहे थे कि एक नेता जो है वो बड़ा नेता कैसे बनता है, तो यही तस्वीरें बयां करती है कि नेता बड़ा कैसे बनता है। लोगों के सपोर्ट से, लोगों के प्यार से और लोगों का जिस तरह से उसे प्यार मिलता है, और शायद यही प्यार है जो लोगों को यहाँ पर इस तरह से खींच लाया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्था, सिक्योरिटी के यदि हम इंतजाम कहें तो 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक के दूर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके कारण लोगों को यहाँ से पैदल आना पड़ रहा है, फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात की, कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वे कहाँ से आ रहे हैं और उनके मन में क्या भावना है। कहाँ से आ रहे हैं? हम नंदुरबार से आ रहे हैं। अच्छा, दादा को श्रद्धांजलि देने? जी जी जी, बहुत गरीबों का नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। दादा के जाने के बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में बहुत दुख हुआ है, गरीब कार्यकर्ता को बहुत अन्याय हुआ है। दादा थे तो हमारे कोई ऊर्जा थी। हम अभी हमारे दिल में कुछ जगह ही नहीं, बोलने के लिए कुछ जगह ही नहीं। किस तरह से सपोर्ट करते थे वो कार्यकर्ता? बहुत छोटा बड़ा नहीं देखता, सबको लेके चल रहे थे। आज आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? आज आपके बीच में नहीं है, लेकिन याद हमेशा रहेगी। दादा परखड़ बोलने वाले व्यक्ति थे, जो हमारे को डांटते थे वही हमारे को अच्छा लगता था। डांटा है आपको? जी जी, आज कोई डांटने वाला हमारे लिए नेता नहीं है। डांटने वाला नेता हमारा चला गया। देखिए, ये बातें जो है कई सारे कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि दादा जो मुखर रूप से अपनी बात कहते थे, स्पष्ट रूप से कहते थे, डांटते भी थे, तो ऐसा लगता था कि अब काम में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, जिला परिषद के प्रेसिडेंट थे, वो हमसे बात करते हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम देख रहे हैं पूरा परिवार जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर रहा है। पूरे परिवार का एक एक सदस्य अब जो अंतिम लकड़ी जो संस्कार के समय दी जाती है वो दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही भावुक क्षण है इस पूरे परिवार के लिए, और ना केवल परिवार के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो कि अजीत पवार के साथ में जुड़े रहे हैं। देखिए, ये कोई जहां पर ये जो जमावड़ा लगा है, ये किसी राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं है जहां पर कि लोगों को किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन देकर बुलाया गया हो। ये लोग स्वेच्छा से आए हैं और ना केवल बारामती के बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से अजीत पवार ने छुआ था, जिनके जीवन को प्रभावित किया था, और यही अजीत पवार की सबसे बड़ी ताकत थी। अजीत पवार कई विवादों में रहे, उनके ऊपर कई आरोप लगे, उन्होंने कई इस तरह की हिम्मत भी दिखाई कि वो अपने चाचा की छत्र छाया से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली। लेकिन इसके पीछे आधार उनका यही था कि वो जानते थे कि मुझे लोगों का समर्थन मिलेगा और मैं अपने दम पर जीत कर आऊंगा। अजीत पवार कोई चुनाव नहीं हारे। 40 साल हो गए उनको महाराष्ट्र की राजनीति में, 4 दशक तक उन्होंने राजनीति की, लेकिन उन्हें सफलता दर सफलता मिलती गई। और हर बार वो खुद को, अगर हम 2014 से लेकर के 2019 के इस कालखंड को छोड़ दें, तो हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर वक्त जो है अजीत पवार जब से राजनीति में है वो सत्ता में रहे, सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे। एक और कालखंड था इसके पहले का 1995 से लेकर 1999 का, तब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई थी। लेकिन उसके बाद हम देखें तो अजीत पवार लगातार अपने आप को सत्ता में बनाए रखने में वो कामयाब रहे, और उन्होंने कई कड़े फैसले भी किए, कई बड़े फैसले भी लिए, और इसके पीछे यही जो कनेक्ट था लोगों के साथ में, वो उसका आधार था जिस वजह से अजीत पवार इतने पॉपुलर हुए। और जैसा कि हमने अभी एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना कि जो उनका मिजाज था वो बहुत तुनक मिजाज भी माने जाते थे और मुंहफट भी माने जाते थे, लेकिन लोगों को उनकी अदा पसंद थी, लोगों को उनका ये स्टाइल पसंद था, उनका बेधड़कपन बोलना, वो जिस तरह से अपनी दिल की बात बोल देते थे। कई बार इसकी वजह से वो विवादों में भी फंसे, कई ऐसे उनके मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकल गए, चाहे वो गुस्से में चाहे जोश में, जिसकी वजह से बाद में उन्हें मुसीबत भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से बाद में उनकी निंदा भी हुई, वो विवादों में भी फंसे। लेकिन अजीत पवार की यही स्टाइल रही, और ये बोला जाता था कि महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की दादागिरी चलती थी। और यहाँ पर दादा जो शब्द है वो बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े भाई को दादा कहते हैं, और इसलिए अजीत पवार को उनके चाहने वाले दादा कहकर संबोधित करते थे। और ये कहा जाता था कि भाई बारामती ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार की दादागिरी चलती है, और उस दादागिरी का ही ये प्रभाव है कि इतने लोग उनके साथ
साथ जुड़े। और आज ये जो जन सैलाब है, मैं आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार तुलना करना चाहूंगा। मैंने कई बड़े राजनेताओं की शव यात्राएं देखी, अंतिम संस्कार देखे। महाराष्ट्र में आखिरी बार इतना बड़ा जन सैलाब किसी राजनेता के लिए उभरा तो वो साल 2012 में था। नवंबर 2012 में 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था, शिवसेना के संस्थापक, और 18 तारीख को उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क मैदान में हुआ था। बताते हैं कि करीब 6 से 10 लाख लोगों की भीड़ जो है उस अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। बांद्रा से लेकर के मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क तक जब ये पूरी अंतिम यात्रा निकली थी तो ऐसी भीड़ थी। यहां पर भी हम उसी प्रकार की भीड़ देख रहे हैं। इसके अलावा 2016 में जय जयललिता का जब निधन हुआ था तब हमने तमिलनाडु में ऐसी ही भीड़ देखी थी। 2018 में एम करुणानिधि के वक्त में हमने ऐसी भीड़ देखी थी। और अजीत पवार के फ्यूनरल में जो भीड़ है, इस भीड़ की तुलना कुछ उसी प्रकार से की जा सकती है। इसके पहले जो बड़े राजनेता हुए हैं, और एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ये साबित हो सकती है। जिस तरह से अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग बारामती में पहुंचे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए, तो जाहिर तौर पर यह बताता है कि वो महाराष्ट्र में कितने बड़े कद के राजनेता थे। और अजीत पवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सीएम इन वेटिंग थे। ये उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं थी। उन्होंने खुद एक बार बयान में कहा भी था कि क्यों नहीं मैं बन सकता सीएम। उनकी भी इच्छा थी सीएम बनने की, लेकिन वो 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उप मुख्यमंत्री बने। 2004 में एक बार मौका आया था जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, जब कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और एनसीपी के पास में यह मौका था कि वो अपना मुख्यमंत्री बना लेती, लेकिन तब उनके चाचा शरद पवार ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी वहां पर मंत्रिमंडल में एक्स्ट्रा पद ले लिया और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। और ऐसे में अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। तो ये एक बड़ा मौका था और इस बात का मलाल हमेशा अजीत पवार को रहा कि एक मौका उनके हाथ में लगा था, लेकिन उन्हें आगे भी उम्मीद थी, उनको महत्वाकांक्षा थी कि आगे भी जो है मौका मिलेगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जब जीवन ही समाप्त हो गया तो उसके साथ ये तमाम महत्वाकांक्षाएं और आशाएं भी समाप्त हो गई। तो आपको बीच में रोकेंगे। देखिए जितेंद्र, इस वक्त अंतिम नमन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं जहां पार्थिव देह को रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह अजीत पवार को अंतिम नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। गृह मंत्री पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अजीत पवार को उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री बारामती पहुंचे हैं। गेल्यानंतर मानवंदना देणार आहेत। पोलीस बँड पथक पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और अब देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके पीछे पीछे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उस मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने सहयोगी नेता को अंतिम प्रणाम करने। और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब वो अपने सहयोगी दल के नेता रहे अजीत पवार को अंतिम नमन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पे पहुंचे। पुढे बोलत आहे नितीनजी नवीन, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहेब आदरणीय दादांना श्रद्धांजली अर्पण करतील। त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्यानंतर आपल्या लाडक्या नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या देशाचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री सतीश जी, बड़ा भारी पल होगा देवेंद्र फडणवीस के लिए। पिछले देखा जाए तो 6 साल से लगातार काम कर रहे थे। पहले विपक्ष में रहते हुए काम किया, क्लोजली काम किया, विधानसभा में भी काम किया साथ में, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की हैसियत से 2.5 साल पहले उप मुख्यमंत्री की हैसियत से अब मुख्यमंत्री के साथ वे उप मुख्यमंत्री थे।
देखिए, जो म्यूजिकल चेयर वहाँ चला महाराष्ट्र में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो अंतिम बार अभी देवेंद्र फडणवीस जी एलिवेट होकर फिर से चीफ मिनिस्टर बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर अजित पवार का साथ नहीं होता तो शायद इस बार भी चीफ मिनिस्टर में फडणवीस का नंबर नहीं लगता। और आपको याद होगा कि जब 19 में एकाएक सुबह 5:30, 6, 7 कितना बजे जाके दोनों ने शपथ ले ली थी कोश्यारी साहब के समय, तो कोई ना कोई एक तारतम्यता तो दोनों में बनी होगी और उस समय दोस्ती प्रगाढ़ हुई होगी। देखिए, एक हम राजनीतिक जो एक फैक्ट चेक कर रहे हैं तो एक चीज़ देखें कि एकनाथ शिंदे एक अलग, एक वैकल्पिक रूप में, एक मजबूत धड़े के रूप में, मजबूत नेता के रूप में उभर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन जो बताया जाता है फडणवीस और अजित पवार के बीच ये बना था, जिससे लगता है कि एकनाथ शिंदे चेक में थे। तो अब फडणवीस भी क्या भारतीय जनता पार्टी के एकदम सर्वमान्य नेता तो नहीं, चीफ मिनिस्टर ज़रूर है, उनका भी एक अपना एक पॉलिटिक्स होगा, उनका भी एक राजनीति होगी। नहीं तो कहाँ कोई चीफ मिनिस्टर जल्दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है पहली तो, अब कहाँ वहाँ से वो बन गए। यहाँ पर एक रिक्तता जरूर रहती थी कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन अजीत पवार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला पद तो तय था, 5-6 बार रहे लगातार। ये एक कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स का, और वो बोलते भी थे कि वो प्रैक्टिकल आदमी है अजीत पवार के बारे में। फडणवीस ने हाल में कहा था, और जितनी भी चर्चाएं हमने सुनी, जितने भी लेख पढ़े, उसमें ये बताया गया है, ये चर्चा की गई है कि दोनों की दोस्ती थोड़ा रियलिस्टिक दोस्ती भी थी, और वो एक रियलिस्टिक जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है वो एक दोस्ती में बदलती जा रही थी। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है राजनीति में, कहते हैं दोस्त नहीं होते हैं, और राजनीति में रिश्ते, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले नहीं सुनिए ना, उसका जवाब है। एक समय क्या था कि मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, 6 दिन में आ गए, इसी गठबंधन में सरकार बन गई। दूसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा था कि जेल भेजेंगे इनको, और जेल भेजने वाले जिसको भेजा जाना था उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने मुख्यमंत्री बनाया उनको इस बार। तो ये सब तो चलता रहता है राजनीति में। सही में कहती हैं आप कि परमानेंट फ्रेंड कुछ नहीं होता है, लेकिन तात्कालिक तो होता है ना। तो अभी तो शायद जरूरत दोनों की थी, दोनों मिलके रहें तो ज़रा शिंदे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा वो अब तो चर्चा का विषय। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं तो वो ज़्यादा रोशनी डालेंगे जी। सुचारिता कह रही है जितेंद्र कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मित्र हो गए थे, बहुत गहरे मित्र हो गए थे। बिल्कुल विकास, और देखिए अब उनके बीच में किस तरह के रिश्ते थे, मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आज के मुंबई में छपे तमाम अखबार देख लीजिए, अलग अलग भाषाओं के, सभी अखबारों में बीजेपी की ओर से फ्रंट पेज पर फुल पेज ऐड दिया गया है। ये देखिए, ये मुंबई मिरर अखबार है, पुण्य नगरी है, किसी भी अखबार को आप उठाकर देखेंगे, और भारत की राजनीति में ऐसा बहुत दुर्लभ है कि किसी एक पार्टी के नेता के निधन पर कोई दूसरी पार्टी फ्रंट पेज पर फुल पेज ऐड दे रही है। तो ये बताता है कि किस तरह के रिश्ते हाल के वक्त में बीजेपी और अजीत पवार के बीच में रहे, और बीजेपी में भी खास करके देवेंद्र फडणवीस के। कल के हम बयान को अगर देखें देवेंद्र फडणवीस के, तो उन्होंने कहा था कि वो व्यक्तिगत तौर पे अजीत पवार उनके दोस्त बन गए थे। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं, 7 साल पहले 2019 में, तो विधानसभा चुनाव कैंपेन के दौरान यही देवेंद्र फडणवीस अपने कैंपेन में कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो फिर अजीत पवार जेल की चक्की पीसा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उसी 2019 में ही अजीत पवार ने उनके साथ में मिलकर बगावत की थी अपनी पार्टी से, और 3 दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए थे, फडणवीस सीएम बन गए थे। ये अलग बात है कि वो सरकार चल नहीं पाई, लेकिन फिर से उन्होंने बगावत की और फिर से वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में आए जुलाई 2023 में। तो दोनों नेताओं के बीच में सच में बगावत थी। ये कहा जाता था कि शरद पवार का एक प्रयोग था, वो मौन समर्थन भी था, ये भी कहा जाता था। शरद पवार तो देखिए उसको डिनाई करते हैं, और शरद पवार कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि कई बार जब कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी आने लग जाती है जो उनको लगता है कि उनके पक्ष में है और उनको स्मार्ट साबित करती है, तो कई बार वो आगे चलकर उसको हाँ भी बोल देते हैं। तो अगर आप शरद पवार की राजनीति को देखें
तो शरद पवार ने कई बार ऐसा किया है। अगर उनकी सहमति नहीं भी होती है, लेकिन कई लोग जब बोलते हैं कि ये तो शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक था, अगर इस तरह की चर्चा शुरू हो जाती है तो देर सवेर फिर शरद पवार उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। लेकिन उस वक्त की मैं बात बताऊं, क्योंकि मैंने उस पूरे घटनाक्रम को कवर किया था, और उस वक्त में शरद पवार की मर्जी के बगैर, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, शरद पवार की मर्जी के बगैर अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाया था। और शरद पवार ने ही जब ऐलान किया कि जो लोग अजीत पवार के साथ गए हैं, जो विधायक, अगर वो शाम तक वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ दल बदल की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है उस वक्त शरद पवार की मर्जी से नहीं हुआ था, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो वहाँ का हाल बता देते हैं। कैबिनेट के उनके सहयोगी पवार के, वो एक एक करके अब उनको अंतिम नमन करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए नीचे कई अभी भी उनके कैबिनेट कलीग इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से सभी को अंतिम नमन करने के लिए नाम पुकारा जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित, आपने कहा कि देखिए सतीश जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात पर जितेंद्र दीक्षित। देखिए, शरद पवार जो है अभिभावक हैं, पैट्रियार्क हैं, सब कुछ है ना, लेकिन ये नेता अजीत पवार में दम था, लोगों से जुड़ा, संगठन बनाया और शरद पवार को भी मजबूत किया। तो अंततः वो विरासत अपने हिस्से में किया, तो ताकत जुटा पाए वो कि पार्टी में वो अलग से पार्टी बना ले। भले पवार साहब की सहमति कब रही कब नहीं रही, ये भी आज अभी भी एक वो पजल बना हुआ रहता है, और बराबर बना के भी रखते हैं। देखिए, बनाया हुआ तो शरद पवार का ही है ना। मैं पढ़ रहा था पूरा उनके बारे में, दोनों में एक समानता थी। शरद पवार 4-5 बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे, ये 5 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कि नहीं। बनाया हुआ शरद पवार का, और शरद पवार 78 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, फिर 91 में अंतिम शायद बने। लेकिन ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही दिवंगत हो गए। ये एक बात है। क्या होता है कि शरद पवार का कद बहुत बड़ा था, उनमें हिम्मत थी कि वो सोनिया गांधी का खिलाफ करते हुए अलग पार्टी खड़ा कर दी, है ना। तो अब जब बात यह है कि सुप्रिया सुले में उतना मजबूती मुझे नज़र नहीं आता, मेरा व्यक्तिगत राय है। और तो क्या है कि जो अजीत पवार ने अपना उस संगठन को चलाने में, एनसीपी को खड़ा करने में और अपना एनसीपी बनाने में जो भूमिका निभाई है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि अब सब कुछ शरद पवार के हाथ में तो नहीं रहा। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अगर वो चाहते भी हो कि सुप्रिया सुले को सारी सत्ता सौंप दी जाए, तो शायद वो अब संभव नहीं है। तो ये बात होती है, बनाने वाला आदमी अपना अगर खाली बाल बच्चा को उस हिसाब से देखे, तो बाल बच्चा को कुछ करना पड़ता है। जो करता है वो जो करता है उसका नतीजा है यहाँ भी। नहीं, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार भी तो भतीजे थे शरद पवार के, तो पहचान तो वही थी, उन्होंने किया, इसीलिए ये हासिल किया जो आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। यहां पर सतीश जी ने जो कहा उसमें थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहता हूं। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और आखिरी बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मार्च 1993 में बने थे। दूसरी बात यह कि हमेशा से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में जब एनसीपी में विभाजन नहीं हुआ था, तब यही कहा जाता था कि पार्टी के भीतर 2 धड़े हैं, एक सुप्रिया सुले का धड़ा है और एक अजीत पवार का धड़ा है, और दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है, दोनों के बीच खींचतान चलती रही है, और दोनों के बीच में शरद पवार के सियासी वारिस को लेकर जो है टकराव होता रहा है। लेकिन शरद पवार सार्वजनिक तौर पर हमेशा ये कहते रहे कि देखिए, सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली की राजनीति करेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। दोनों के बीच में एकदम स्पष्ट मैंने जिम्मेदारी बांटी हुई है, दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है। लेकिन टकराव बिल्कुल था, और इसकी झलक हमने देख ली साल 2023 में, जुलाई 2023 में, जब अजीत पवार अलग हो गए। उससे 2 महीने पहले का आप घटनाक्रम देखिए। मई 2023 में क्या किया था शरद पवार ने? उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था, और उससे अजीत पवार बड़े खुश हो गए थे। ऐसी तस्वीरें भी आई थी, बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि अगर शरद पवार राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो उनको पार्टी की कमान संभालने का मौका मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन वो ड्रामा चलता है, कार्यकर्ता आकर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई खुद पर जो है केरोसिन उड़ेल लेता है, और फिर शरद पवार कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए
मैंने अपना फैसला वापस ले लिया है, मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, राजनीति में बने रहूंगा। तो ये बहुत बड़ा झटका लगता है अजीत पवार को, और उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनकी राजनीति या उनका सियासी करियर जो है वो ऑफ ट्रैक हो रहा है, और वहीं से बीज पड़ते हैं 2023 जुलाई में जो बगावत हुई उसके। और चूंकि जिस तरह के मामले अजीत पवार पर रहे और उनके ऊपर उन आपराधिक मामलों की तलवार तो लटकती ही थी, ऐसे में उन्हें सत्ता के साथ जाना बेहतर लगा, वही ज्यादा एडवांटेजियस लगा और वो सत्ता में चले गए, महायुति में ज्वाइन हो गए देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में शामिल होकर। जितेंद्र दीक्षित महाराष्ट्र की राजनीति की वो कहानियां भी बता रहे हैं, वो परतें भी खोल रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने घटित होती देखी, उनके पीछे की कहानियां क्या थी। अब देखिए क्या हो जाता है कि इंसान के पीछे कहानियां ही रह जाती हैं। जो जिन किस्सों को उस समय राजनीति के समीकरण समझने के लिए जिनके बारे में चर्चा होती थी, आज वो स्मृतियां बन गई हैं अजीत पवार की, और उन्हें हम आज उनको याद कर रहे हैं, वो पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से दोहराकर। तो ये तस्वीरें इस वक्त अजीत पवार के अंतिम संस्कार की विधि वहां लगभग पूरी होने वाली है। हर बड़ी शख्सियत जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक पैठ रखती है वो आज उस मंच पर है और अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि दे रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर मुझे लगता है देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक तरह से हस्तक्षेप रखती हैं सतीश जी, क्योंकि अजीत पवार सिर्फ महाराष्ट्र तक मैं उन्हें क्यों सीमित रखूं, महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है वो किस हद तक, देखिए रितेश देशमुख की तस्वीरें आ रही हैं। अब रितेश देशमुख यूँ तो एक्टर है लेकिन एक विरासत उनकी राजनीतिक है, और इसीलिए उनके भाई विधायक भी रहे, और इसीलिए उस राजनीतिक विरासत की हैसियत से ही मुझे लगता है आज वो यहाँ पहुंचे भी हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा रिश्ता परिवारों में रहा है महाराष्ट्र में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण इस समय अंतिम नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और अब ये एनसीपी के तमाम नेतागण वहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए एक प्रमोद सावंत यहाँ पर दिखाई दिए, जितेंद्र दीक्षित। किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे तो गोवा राज्य के प्रमोद सावंत दिखाई दे रहे थे। इस रिश्ते पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए प्रमोद सावंत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है गोवा, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और अक्सर अजीत पवार का जो है गोवा भी आना जाना लगे रहता था, और ये भी बताते हैं कि उनके परिवार के कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी जो है गोवा में रहे हैं। तो एक ये कारण हो सकता है कि प्रमोद सावंत के साथ में उनके मिलना जुलना उठना बैठना हो, और उनके साथ में भी उनके दोस्ताना रिश्ते पनप गए हों, और ये एक वजह हो सकती है कि प्रमोद सावंत भी खुद इस मौके पर पहुंचे यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार वो नेता रहे हैं जो कि अक्रॉस पार्टी लाइन उनके अच्छे संबंध रहे। हमने देखा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हुई तो उस वक्त में उन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन में एक भाषण दिया था और ये बताया था कि किस तरह से असली शिवसेना पर हक उद्धव ठाकरे का ही है, ना कि एकनाथ शिंदे का। ये अलग बात है कि बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता में शामिल हो गए, लेकिन जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, महाविकास आघाड़ी में थे, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए इस पार्टी को प्रबोधन ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो दादा थे, उन्होंने इस पार्टी के बीज बोए थे। बाला साहेब ठाकरे ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उद्धव ठाकरे को ही उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच पर शिवाजी पार्क में पार्टी की कमान सौंपी थी, और आदित्य ठाकरे को भी बाला साहेब ठाकरे ने ही लॉन्च किया था। तो ऐसे में असली शिवसेना पाने के हकदार सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार ही है, उद्धव ठाकरे ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया था। आगे जिस तरह के घटनाक्रम हुए तो फिर बाद में उन्हें वो बीजेपी के साथ में चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी अगर आप पूरे पॉलिटिकल करियर को आप देखेंगे अजीत पवार के, तो महाराष्ट्र के तमाम बड़े राजनीतिक चेहरों के साथ या राजनीतिक ताकतों के साथ में अजीत पवार के अच्छे संबंध ही रहे हैं। ये अलग बात है कि 2019 में बीजेपी के साथ उनके संबंध काफी कड़वे हो गए थे, जब देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी सभाओं में सीधे तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही थी, उनको जेल भिजवाने की बात कही थी, और वो कटुता भी बाद में खत्म हो गई 2019 में, जब उन्होंने
देवेंद्र फडणवीस के कहने पर बगावत की थी। और संभवतः वो सिंचाई घोटाले से जुड़े हुए कुछ मामले थे जिनको बार बार अपने भाषणों में साइड किया जाता था, लेकिन सरकार में आने के कुछ दिनों बाद वो सब मुकदमे भी वापस हो गए थे, खत्म हो गए थे, क्लीन चिट दे दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो आरोप लगा था अजीत पवार के ऊपर वो 2012 में सिंचाई घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था, जब वो मंत्री थे महाराष्ट्र की में जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उस गठबंधन सरकार के दौरान जब वो मंत्री थे, सिंचाई विभाग उनके पास में था, तो ऐसे में उस घोटाले में शामिल होने का उनके ऊपर आरोप लगा था। लेकिन 2019 के बाद में जब उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी करीबी दिखाई और फिर बाद में जब वो सत्ता में शामिल हुए, तो उसके बाद उनके खिलाफ जो मामले थे वो खारिज हो गए। कई मामलों में उनको क्लीन चिट मिल गई। सिंचाई घोटाले के अलावा और भी मामले थे, जरंगेश्वर शुगर मिल का मामला था, और भी आरोप उनके ऊपर लगे थे। लेकिन हमने देखा कि इन तमाम मामलों में कहीं ना कहीं ये मामले कमजोर होते गए, कहीं पर क्लीन चिट मिल गई, कहीं पर वो बरी हो गए। तो ये सारा कुछ जो है घटनाक्रम भी उनके साथ में हुआ था। हालांकि बीजेपी का ये कहना रहा है कि इससे उनके सत्ता में शामिल होने या ना होने का कोई जो है असर नहीं पड़ा। ये सारी कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा था, न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा था, और उसी के आधार पर जो भी राहत मिली अजीत पवार को, वो सारा कुछ जो है वो गैर राजनीतिक था, वो कानूनी पहलू था। जी सतीश जी, तो बड़ा नेता, ऐसा नहीं है कि अजीत पवार को संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो उनके चाचा मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में विपक्ष में आ गए। फिर जब मुख्यमंत्री बनने की नौबत आई तो चाचा पीछे हट गए, केंद्र में मंत्री पद ज़्यादा ले लिए और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया। तो लेकिन बड़ा नेता वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देता और अगले लक्ष्य के लिए लग जाता है। देखिए, थे वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, वस्तु स्थिति जमीन पर काम करने वाले, पहली चीज। इसीलिए चाचा के इतने कद्दावर रूप में उन्होंने रिक्त स्थान को भरा और उस पार्टी को भरा, पार्टी को बढ़ाया, पार्टी के संगठन को किया, और इस आधार पर वो बढ़ते चले गए। और हमको लगता है वो चाहते थे, और जो कोई भी चाहता है कि भाई फुल टर्म पूरी तरह से शरद पवार के वारिस वही हो। शरद पवार मुझे लगता है इस मोह में फंसे रहे या बैलेंस करने में जुटे रहे कि बेटी और भतीजा में कौन, तो फिर उन्होंने रास्ता चुना बेटी और भतीजा दोनों। अब भतीजा सारा काम कर रहा हो तो भतीजा तो अपना हक मांगेगा। ये एक स्थिति पैदा हुई है। ये तो हम समझते हैं कि जो पवार फैमिली है उसकी जो अंदरूनी राजनीति भी रही है। अब तो प्रपौत्र लोग आ गए शरद पवार के, वो भी 2-4 हो गए, तो वो लोग अब बारिश हो गए। तो सेकेंड जनरेशन में तो जो होना था वो हो गया, अब तीसरे जनरेशन के लोग आ गए। तो ये देखना है, और ये चीज़ सीख सारे जो परिवारवादी पॉलिटिशियन हैं वो पूरे देश में है। भले कोई पार्टी अब इससे अछूती नहीं है, कोई पार्टी अछूती नहीं है, कहीं बाहर से ले आओ या अंदर से पैदा कर लो, परिवारवादी तो हो रहा है। वो कम से कम अपनी ताकत अपना मतलब भरोसा जनता का जरूर जीते, तो फिर शायद वो परिवारवादी या फलाना ठिकाना होने का कोई आरोप आपके ऊपर नहीं टिकता है, क्योंकि जनता आपको चुन के आती है, चुन के लाती है और सर आंखों पे बिठाती है। जो नमन और जो श्रद्धांजलि यहाँ हो रही है इस बात का सबूत है। बिल्कुल, देखिए हजारों की भीड़ है और सैकड़ों लोग जो है उनको निजी रूप से अंतिम नमन करने के लिए उस मंच पर पहुंच रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है। और देखिए पिछले आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, पिछले आधे घंटे से लगातार जो है वो निजी रूप से तमाम कैबिनेट कलीग, बड़े नेता और पार्टी के सीनियर लीडर लगातार मंच पर पहुंच रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का वक्त जो है वो 11 बजे था, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और श्रद्धांजलि देने वालों का तांता जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक एक करके अंतिम नमन अपने नेता अजीत दादा पवार को दे रहे हैं। अजीत दादा पवार से जब लोग हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, उनके समर्थकों से, उनके क्षेत्र के लोगों से, उनके गांव के लोगों से, तो जो भावनाओं का ज्वार था वो वाकई में इस नेता के बड़े कद की ओर इशारा कर रहा था। हर व्यक्ति ये कहता था कि उसके घर का सदस्य चला गया,
हर व्यक्ति ये कह रहा था कि उनके घर का कवच खत्म हो गया, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि उनके अच्छे बुरे समय का एक साथी चला गया, उनके घर का, उनके मकान की एक ईंट निकल गई। इस तरह की जो भावनाओं का ज्वार था वो इस नेता के बड़े कद की गवाही देता है। जितेंद्र दीक्षित, जागेवरून कोणीही उठायचे नाही, जागेवर बसून राहायचे, जागेवरून कोणीही उठायचे नाही, प्लीज। जितेंद्र दीक्षित, जो हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड पे बात की, जी आप बात जारी रखें। जी देखिए, ऐसा है विकास की अजीत दादा का जो व्यक्तित्व था, अजीत पवार का जो व्यक्तित्व था, उसके कई पहलू थे। उनका एक पहलू था कि वो एक कुशल प्रशासक माने जाते थे। उनकी इमेज एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की थी कि उनको जो है आसानी से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको बरगला नहीं सकते थे, क्योंकि उनको प्रशासन की, सरकार चलाने की बहुत अच्छी, बहुत बारीक समझ थी। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनसे काफ़ी सहम कर रहते थे, क्योंकि वो बहुत शार्प एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, उनको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता था। दूसरा कि वो एक अनुशासन प्रिय, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन माने जाते थे। वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे और उसके बाद 6:30-7 बजे से लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू कर देते थे। उनके घर के बाहर, चाहे वो बारामती में रहते हों या फिर वो मुंबई में रहते हों, उनसे मिलने के लिए लोगों की कतारें लगनी शुरू हो जाती थी। उनके कार्यकर्ता भी होते थे, कोई अपना काम लेकर आता था, कोई अपनी समस्या लेकर आता था। और अजीत पवार भले ही थोड़ा सा समय हर किसी को दे, लेकिन वो मिलते जरूर थे। जितने भी लोग आते थे, हर किसी से ये कोशिश होती थी कि वो पर्सनल कनेक्ट रखें। और उनकी एक खूबी ये थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते थे। हजारों कार्यकर्ता होंगे, लेकिन वो एक एक का नाम याद रखते थे कि कौन कहाँ का रहने वाला है और किसका नाम क्या है। ये एक उनकी बड़ी खूबी होती थी। और एक उनकी खूबी उनके व्यक्तित्व की ये भी थी कि वो बेधड़क बोलते थे, मुंहफट होके बोलते थे, और ये नहीं सोचते थे कि इसके परिणाम क्या होंगे, इससे हो सकता है कि कोई विवाद खड़ा हो जाए। और यही वजह है कि आप देखेंगे बीते 25-30 सालों में अजीत पवार के मुंह से 2-3 बार कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसकी वजह से वो विवादों में पड़ गए, जिसकी वजह से उनकी निंदा भी हुई। बिल्कुल। और हाल ही में एक आईपीएस ऑफिसर के साथ उनकी फ़ोन पे बातचीत बहुत वायरल हुई थी, लेकिन देखिए उसमें उन्होंने ज़रूर उस आईपीएस महिला अधिकारी को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातचीत का लहजा था वो बहुत संतुलित था और उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। जबकि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी को डपटना चाहे तो डपट सकता था। सतीश जी, देखिए, हाँ, ये जब कुशल प्रशासक होगा तो इस तरह की बात करेगा। और एक बात मैं बताऊं विकास, मैं बोलना ही चाह रहा था ये बात, बहुत सारे नेता बड़ा सुसंस्कृत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से जब कैमरे के सामने आते हैं तो बात करते हैं। आप तो बहुत एक्टिव फील्ड वाले हैं, आप ही खुद बता दीजिए कि जब कैमरा नहीं होता वो तो किस प्रकार से बात करते हैं।